नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तीखे होते तेवरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकार बनाने को लेकर बड़े दावे की। देखेंगे कोलकाता हाईकोर्ट के जज के बयान पर मचे हंगामे को, चुनाव आयोग की बीजेपी उम्मीदवार पर कार्रवाई को, जानेंगे संबित पात्रा को क्यों मांगनी पड़ रही है माफी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। आयोग को बताया बीजेपी की विस्तारित शाखा। कहा जहां एमवीए उम्मीदवारों को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी वहां धीमा रहा मतदान। हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किसानों की जान लेने के लगाए आरोप। अंबाला में किसानों ने अनिल विज से पूछा उन पर गोलियां क्यों चलवाई। पश्चिम बंगाल में राजभवन की 3 अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत। राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन में काम करने वाली महिला ने लगाए थे उत्पीड़न के आरोप। शेयर बाजार में उथल पुथल, 52 अंकों की गिरावट के साथ 73,953 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 27 अंकों की बढ़त के साथ 22,529 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों के 5 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इसके बाद जो फीडबैक मिल रहा है उससे इंडिया गठबंधन का उत्साह आसमान को छू रहा है। और इसका नजारा आज चुनाव प्रचार में भी दिखाई दिया जब इंडिया के नेताओं ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस के चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हरियाणा में चुनावी रैली की। यहां उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी 3 काले कृषि कानून लेकर आए, किसानों के हकों को खत्म करने की कोशिश की। इन कानूनों के विरोध में 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन मोदी जी ने कभी इस बारे में बात नहीं की। बीजेपी के एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। जो लोग किसानों के खिलाफ हैं, नरेंद्र मोदी ने उन सभी को संरक्षण दिया है। इसके बाद भी वे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ने सबका सत्यानाश कर दिया है। तो वहीं आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में एक बार फिर से भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जिसे संभालने में एक बार फिर प्रशासन असफल रहा। हालात ये हो गए कि अखिलेश यादव को खुद ही अपने समर्थकों को संभालने के लिए आगे आना पड़ा। रैली के दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि आपकी भी भविष्य में 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि पीएम कोई काम की बात तो करते नहीं है, सिर्फ मुझे और लालू को अपशब्द कहने बिहार आते हैं। तेजस्वी ने सवाल करते हुए कहा कि पीएम बताएं कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। वहीं पीएम मोदी भी आज बिहार में थे। उन्होंने बिहार से लेकर प्रयागराज तक विपक्ष पर हमला बोला। इंडिया गठबंधन में उत्साह दिखाई दे रहा है और अब तो गठबंधन के नेताओं ने सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा कर दिया। तो क्या कहा केजरीवाल ने, देखिए ये रिपोर्ट। 5वें चरण के मतदान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। सीएम का कहना है कि 5वें चरण के बाद इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इस बार इंडिया 300 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगा। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद से केजरीवाल लगातार रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को केजरीवाल ने पीसी की, जिसमें उन्होंने कहा कि 5वें चरण का चुनाव खत्म हो गया है और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए केजरीवाल ने एक सर्वे का हवाला भी दिया। इस सर्वे के अनुसार 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पर 300 से ज्यादा अधिक सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी 200 से भी कम पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, इससे पहले 300 सीटों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया था, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी 300 सीट को लेकर दावा किया था। इसके बाद आगे केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले सभी लोग पाकिस्तानी हैं? सीएम ने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि आपके समर्थक पाकिस्तानी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली और पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में लोगों ने हमें प्यार और विश्वास दिया? क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? पीएम मोदी ने जब से अमित शाह को उत्तराधिकारी
अधिकारी चुना है, इसके बाद से ही अमित शाह में घमंड आ गया है और वो इस घमंड में आकर लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अभी तक पीएम नहीं बने हैं और आपको अभी से इतना अहंकार है। केजरीवाल का दावा है कि इंडिया को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इंडिया की सरकार सभी संवैधानिक संस्थानों को एक बार फिर से काम करने की आजादी देगी। किसी भी संस्थान पर बीजेपी या आरएसएस का कब्जा नहीं बचेगा। वैसे आरएसएस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के जज का एक बयान सामने आया है। ये बयान उन्होंने अपने रिटायरमेंट की पार्टी में दिया था, जिसके बाद हंगामा मच गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट जस्टिस चित्तरंजन दास रिटायर्ड हो गए हैं। 20 मार्च को उनका रिटायरमेंट था, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में जो कहा उससे हंगामा मच गया है। जस्टिस दास ने कहा कि वे आरएसएस के सदस्य हैं। साथ ही जज और बार काउंसिल के सदस्यों की मौजूदगी में जब उन्होंने ये बात कही तो हंगामा मच गया, लेकिन जस्टिस दास पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। वो लगातार संघ और अपने संबंधों को लेकर बोलते रहे। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस उन्हें किसी भी सहायता या ऐसे किसी काम के लिए बुलाता है जिसे वो कर सकते हैं, तो संगठन में वापस जाने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं आरएसएस का सदस्य था और अभी भी हूँ। 14 साल तक जज के रूप में सेवा देने वाले जस्टिस चित्तरंजन दास साल 2009 में उड़ीसा हाईकोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 20 जून 2022 को उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में जज बनाया गया था। दास के बयान पर सवाल उठने लगे हैं। वो भले ही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस के साथ अपने संबंधों को लेकर कोई फायदा नहीं उठाया, लेकिन अब उनके फैसले खास तौर पर राजनीतिक दलों से जुड़े फैसलों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले अभिजीत गंगोपाध्याय जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो राज्य की सत्ताधारी टीएमसी ने उनके फैसले को रिव्यू करने की मांग की थी। ऐसे में जस्टिस दास को लेकर भी टीएमसी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। जस्टिस दास ने कहा कि वो आरएसएस के आदमी हैं। आरएसएस कोई जिम्मेदारी देगा तो कबूल करेंगे। ऐसे में विपक्ष को अब दास के द्वारा दिए गए फैसलों पर टीएमसी को संदेह होने लगा है। वैसे सिर्फ जस्टिस दास ही नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट के एक और पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के फैसले पर भी टीएमसी को संदेह हो रहा है। पूर्व जस्टिस अभिजीत को तो बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया है, लेकिन इस समय वो खुद मुसीबत में फंस गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक दिन पहले चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग फैसला क्यों नहीं कर रहा। क्या चुनाव खत्म होने के बाद फैसले होंगे? हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी का असर दिखाई दिया और टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से बीजेपी उम्मीदवार और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगा दिया गया है। दरअसल गंगोपाध्याय ने 15 मई को हल्दिया की जनसभा के दौरान टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर टीएमसी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अब चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार पर एक्शन लिया है। गंगोपाध्याय की सजा 21 मई को शाम 5 बजे से शुरू होकर 22 मई को शाम 5 बजे तक रहेगी। टीएमसी की शिकायत के बाद आयोग ने 20 मई की शाम 5 बजे तक उनसे जवाब मांगा था। अभिजीत ने आयोग को जवाब भी दे दिया था, लेकिन आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया और उसकी निंदा की है। आयोग ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार ने महिलाओं का अपमान किया है, इसलिए उनके चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लगाई जाती है। तमलुक सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग कराई जाएगी और इसके लिए 23 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार पूर्व जस्टिस अभिजीत को चुनाव आयोग ने दोषी मानते हुए सजा सुना दी है, तो ओडिशा के पुरी से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के संबित पात्रा ने ऐसा बयान दे दिया है कि जनता उनकी पूरी पार्टी को ही सजा सुनाते दिखाई दे रही है। तो क्या कहा है संबित पात्रा ने, जिससे बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है? देखिए ये रिपोर्ट। मोदी की भक्ति कर अब संबित पात्रा बुरी तरह से फंस गए हैं। भगवान जगन्नाथ पर दिए विवादित बयान ने अब पात्रा को तो मुश्किलों में डाल दिया है, लेकिन अब बीजेपी भी इस बयान में घिरती जा रही है। दरअसल उड़ीसा के पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पात्रा के इस बयान पर लगातार विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पात्रा के बयान को भगवान का अपमान बताया, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अहंकार और सत्ता का नशा बताया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी भारत के लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, हमारे देवी देवताओं को ही नहीं बख्शेगी। बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार द्वारा की गई टिप्पणी करोड़ों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले महाप्रभु श्री जगन्नाथ का अपमान है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। 4 जून को लोगों की इच्छा से ये अहंकार नष्ट हो जाएगा।
इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के सबसे बड़े प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के सबसे बड़े भक्त हैं। इनके लिए मोदी जी भगवान जगन्नाथ से भी बड़े हो गए हैं। ये काफी पीड़ादायक बात है। इन्हें जनता सबक जरूर सिखाएगी। वहीं खुद को सवालों में घिरता देख बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं इसके लिए सभी से माफी मांगता हूं। बहरहाल भले ही पात्रा दावा कर रहे हो कि उनकी जुबान फिसल गई है और अपने बयान पर पर्दा डालने के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन पात्रा के इस बयान से उड़ीसा के साथ देश की जनता में भी काफी ज्यादा गुस्सा है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। पात्रा अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष पात्रा को राहत देने को तैयार नहीं है। वैसे बीजेपी को राहत किसान भी नहीं दे रहे हैं। पंजाब में शंभू बॉर्डर और शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों का धरना चल रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन से किसानों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन जो ऐलान किया है उससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। तो क्या कहा है किसानों ने, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब के शंभू रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना खत्म हो गया, लेकिन धरना खत्म करने के बाद किसानों के ऐलान ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। अब किसानों ने पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं को घेरने का ऐलान कर दिया है। किसान नेता मनजीत सिंह ने बताया कि अपने साथी किसानों की रिहाई को लेकर आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा के बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। अब ये प्रदर्शन बीजेपी नेताओं के घरों तक जाएगा और उनसे सवाल करेगा। और जब 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटियाला में चुनावी सभा करने आएंगे, तब किसान संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी करेंगे। साथ ही उनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने किसानों के साथ पिछले आंदोलन में छल कपट किया और झूठ बोला। हम 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटियाला यात्रा के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि पंजाब के शंभू रेलवे ट्रैक पर किसान धरना दे रहे थे, जिसे उन्होंने खत्म कर दिया है। वहीं शंभू बॉर्डर पर अभी भी आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन 2 के 100 दिन पूरे होने पर शंभू बॉर्डर, खनौरी, डबवाली और रत्नापुरा में विशाल किसान सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। किसानों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की कोर्ट ने बीजेपी सांसद की मुसीबत बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की शिकायत पर मुकदमा शुरू हो गया है और कोर्ट की तरफ से यह भी साफ संकेत दे दिया गया है कि 6 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया जा सकता है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि एमपी एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जानी चाहिए। जज ने कहा कि मेरी कोर्ट में अधिकतम 10 से 15 तारीखें जाती हैं और किसी भी तारीख में 10 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं रहता, यानी कोर्ट इस मामले में 6 महीने के अंदर फैसला भी सुना सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जून दोपहर 2 बजे तय भी कर दी है। अब महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पर 1 जून से मुकदमा चलेगा। बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 354 डी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। अगर दोनों को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए 6 में से 5 मामलों में पर्याप्त सबूत स्वीकार करते हुए आरोप तय कर दिए थे, जबकि 6वां मामला खारिज कर दिया था और अब इन्हीं 5 मामलों में कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर बहुत नज़दीकी की निगाह बनाए हुए हैं। वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अब तो उनके एक साथ बैठने में भी उनको बुराइयां दिखाई देने लगी हैं। काश प्रधानमंत्री जी देश की कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी उतनी ही बारीक निगाह रखते तो शायद 400 का आंकड़ा पार करने में इतनी तिकड़ा में नहीं लगानी पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।